हेलो डियर स्टूडेंट। आज क्लास 11 में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें लगभग 35 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये सारा क्वेश्चन करके ही जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। निम्न में से कौन वायुमंडल में 3 अवस्था में उपस्थित है? तो 3 अवस्था में कौन उपस्थित है? तो जल है सो ठोस में भी पाया जाता है, वायुमंडल में द्रव के रूप में भी पाया जाता है और गैस के रूप में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे आर्द्रता के प्रतिशत अगर बोलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या जाता है? तो निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा है। अगर पूछेगा कि जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता। जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो निरपेक्ष आर्द्रता। और पूछेंगे आर्द्रता के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का घटना तथा बढ़ना किस पर निर्भर करता है? तो वायुमंडल के जलवाष्प की मात्रा घटना तथा बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? तो वाष्पीकरण पर। अगर वाष्पीकरण ज़्यादा रहा तो क्या होगा कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगा। अगर संघनन ज़्यादा होगा तो फिर जलवाष्प की मात्रा क्या होगा? कम होगा। इसलिए दोनों इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होता है? तो जल वाष्प में किस में? देखिए एक टेबल याद रखिए। जैसे बोलेंगे कि ये मान लीजिए जल, या फिर इसको नहीं, ठोस मानिए। ठोस, फिर क्या होता है? द्रव, फिर क्या? गैस। अगर हम बोलेंगे ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है तो क्या होगा? गलनांक कहलाता है। कौन सा विधि द्वारा? तो गलनांक विधि द्वारा। ठीक है। ठोस से द्रव तो गलनांक विधि द्वारा। बोलेंगे द्रव से गैस, द्रव से गैस तो कौन सा? तो वाष्पीकरण द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? वाष्पीकरण द्वारा। अगर हम फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ठोस से अगर हम द्रव में जाने के लिए हमको क्या चाहिए? तो तापमान चाहिए। तापमान रहेगा तभी क्या होगा? ठोस से द्रव में जाएंगे। द्रव से गैस में जाएंगे तो इसके लिए भी क्या चाहिए? तो तापमान चाहिए। तो पूछेंगे अगर ठोस से द्रव में जाना है तो तापमान को घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा? तो तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। द्रव से गैस जाएंगे तो फिर भी तापमान को क्या करेंगे? बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करके जा रहे हैं तो इसमें क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे करके वापस वहाँ से आ रहे हैं तो इसमें क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिए, मतलब कम करना पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे गैस से द्रव में आना है तो गैस से द्रव में जाना है तो इसको कौन सा विधि द्वारा? तो संघनन विधि द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोलेंगे गैस से द्रव तो संघनन विधि द्वारा। द्रव से ठोस तो द्रव से ठोस कौन सा विधि द्वारा? तो इसको क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। जैसे बर्फ जमता है ना, पानी से बर्फ बना तो क्या होगा? जमेगा। अगर इसी को अगर बोलेंगे सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। ये बुक में आप देखिएगा कि कुछ इसमें क्वेश्चन है जो मतलब दिया हुआ बुक में, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि ठोस सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन क्या? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। और अगर पूछेगा गैस से ठोस में चेंज हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? तो गैस से ठोस में चेंज होना क्या कहलाता है? तो अवक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो ये टेबल आप याद रखिएगा। पहला कि ठोस से गैस हो रहा है तो कौन सा विधि द्वारा? तो गलनांक विधि द्वारा। द्रव से ठोस से द्रव हो रहा तो गलनांक विधि। द्रव से गैस हो रहा तो वाष्पीकरण। फिर यहाँ से उल्टा चलेंगे। अगर पूछेगा जैसे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे उल्टा चलें यहाँ से किससे? तो गैस से द्रव आए तो संघनन विधि द्वारा। द्रव से ठोस आए तो कौन सा विधि द्वारा? तो जमना होगा। ठीक है। अगर हम सीधे ठोस से गैस में गए तो कौन सा विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। गैस से ठोस में आए उल्टा, ऐसे उल्टा आए तो कौन सा विधि द्वारा? तो अवक्षेपण विधि द्वारा। तो ये लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं भाई। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को घटना तथा बढ़ना किस पे? तो ये हो गया वाष्पीकरण तथा संघनन द्वारा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होती है? तो जल
वाष्प में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे जल क्या था, द्रव होता है कि नहीं, ये द्रव होता है कि नहीं, और वाष्प क्या था, गैस होता है। क्या होता है, गैस। तो द्रव से गैस चेंज होना क्या कहलाता है, देखिए तो ये वाष्पीकरण कहलाता है कि नहीं, वाष्पीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प जल में परिवर्तित होता है। तो जलवाष्प क्या है, जलवाष्प माने गैस है, ये क्या है, गैस है। और किस में चेंज हो रहा है, तो जल में चेंज हो रहा है। तो जल क्या है, द्रव है। तो गैस से द्रव में चेंज होगा तो कौन सा विधि था, तो उल्टा। देखिए यहाँ पे गैस था, उसके बाद यहाँ क्या था, द्रव। तो गैस से द्रव आने के लिए कौन सा विधि था, तो संघनन विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो संघनन विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण तथा संघनन किस पर निर्भर करता है। तो ये छूट गया है। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तापमान। इसमें ऑप्शन नहीं दे पाए। तो वाष्पीकरण तथा संघनन किस पे डिपेंड करता है, तो तापमान पे। अगर आप तापमान ज़्यादा दिए तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण का दर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर तापमान कम किए तो संघनन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी का उल्टा चलता है। अगर वाष्पीकरण का बात करेंगे, तापमान देने से वाष्पीकरण का दर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर कम करेंगे तो वाष्पीकरण कम होगा। लेकिन संघनन में क्या होता है, उल्टा होता है। आप संघनन में जितना तापमान कम करिएगा तो संघनन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता को अनुरूप होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। निम्न से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता को अनुरूप करता है, तो निरपेक्ष आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन था, ऑक्सीजन होगा। हम सांस के बिना रह सकते हैं क्या, नहीं। तो ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया था, इसको नहीं लिखना है, देखना है। अगला, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है। तो द्रव से, देखें यहाँ पे कौन सा, द्रव से किस में चेंज हो रहा है, तो गैस में। कौन सी प्रक्रिया है, तो द्रव से गैस किस कौन सी प्रक्रिया द्वारा, तो वाष्पीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो, तापमान औशांक तक गिर जाए। हाँ, ये सही है। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, ये भी सही है। वाष्पीकरण द्वारा वायु और अधिक जल वाष्प प्रवाहित हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघनन के कौन कौन से रूप होते हैं। तो संघनन का देखिए, जो ओस होता है वो संघनन का ही रूप है। ठीक है, ओस हो गया, पाला हो गया, कोहरा हिम हो गया, ओले मेघ हो गया, इनमें सभी पूछेगा संघनन के कौन कौन से रूप होते हैं। तो ओस भी, पाला भी, कोहरा हिम और ओले और मेघ, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर, देखिए अगर संघनन केंद्र पे होता है तो वह उसी कारण क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है, अगर केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे घास, पत्थर तथा पौधे पर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, तो ओस कहेंगे, उसे क्या कहेंगे। अगर जो संघनन अगर मतलब पृथ्वी के भूपरपट्टी पे ही हो जाए या फिर भू पटल पे ही हो जाए, जैसे घास, पत्थर तथा पौधे पे, तो उसे क्या कहेंगे, तो ओस कहेंगे। तुषार बनने के लिए क्या आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुषार बनने के लिए क्या जरूरी है, तो ओसांक जो है, ओसांक क्या जमाव बिंदु से क्या होना चाहिए, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, तो ये नहीं होगा। ओसांक जमाव बिंदु पर हो, ये भी नहीं होगा। ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर हो, ये आंसर होगा। 15 का आंसर क्या होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये होना चाहिए डी। हाँ, ये होगा। क्या देखिए यहाँ पे जो आंसर है इसका क्या होगा, तुषार बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए। हाँ, ये सही है। ओसांक जमाव बिंदु पर हो, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्षा के प्रकार हैं। तो देखिए संवहनीय वर्षा भी होता है। संवहनीय वर्षा कैसे होता है, जहाँ देखिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है,
विषुवत रेखा। और सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? तो विषुवत रेखा पे पड़ता है। और वाष्पीकरण कहाँ ज़्यादा होगा? तो यहीं पे विषुवत रेखा पे होगा, जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। इसको कौन सा? उष्ण मीन्स क्या होता है? गर्म। और ये जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं? कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय पर क्या होता है? वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा। तो वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वर्षा भी क्या होता है सबसे ज़्यादा। और इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे? इस वर्षा को कहेंगे कौन सा? तो संवहनीय वर्षा कहेंगे। ठीक है। अगला पर्वतीय वर्षा किसे कहेंगे? जो पर्वत से टकराकर तो भारी बादल बन जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो स्थल पर होता है वो पर्वतीय वर्षा कहलाएगा। चक्रवातीय वर्षा, जो चक्रवात के कारण आवे उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इसी का एक और नाम क्या है? तो फ्रंटल वर्षा भी। ये भी याद रखिएगा कि चक्रवातीय वर्षा का एक और नाम किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटल वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से जल हमें किस रूप में प्राप्त होता है? तो जल हमें किसके रूप में प्राप्त होगा? तो जल के रूप में और हिम के, दोनों के रूप में। वायुमंडल से है, सॉरी, वायुमंडल से जल हमें किस रूप में प्राप्त होता है? तो जल एवं हिम दोनों के रूप से। अगला क्वेश्चन, वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? देखिए पर्वतीय वर्षा, देखिए ये पर्वत है, ठीक है। अगर इधर से मानसून प्रवेश किया था तो इधर क्या करेगा? वर्षा कराएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा क्या? सॉरी, ये वृष्टि छाया, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पवनाभिमुख ढाल कहलाता है। और ये वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है? तो वृष्टि छाया होता है। तो ये क्षेत्र में क्या होता है? कम वर्षा होता है। इधर क्या करता है? ज़्यादा वर्षा करता है। और ये क्षेत्र, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? पवनाभिमुख। ठीक है। और ये वाला जो छाया कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? तो वृष्टि छाया। तो पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत आता है ये वृष्टि छाया। अगला देखते हैं, किस प्रकार की वर्षा गर्मी या दिन के गर्म होने पर होती है? तो संवहनीय वर्षा। दिन में क्या होगा? दिन भर गर्म होगा और शाम तक क्या करता है? वर्षा करा देता है। कौन कहाँ पे? तो विषुवतीय वृत्त के पास लगभग वर्षा कराता है, या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूम, अच्छा ये थोड़ा इधर उधर हो गया था, ठीक है, नंबरिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा। धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो धूम कोहरा कहाँ बनेगा? तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बनेगा। क्यों होगा? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में धुआं वगैरह ज़्यादा होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा धूम कोहरा बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओस बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो ओस बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो ओसांक जमाव बिंदु से क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ठीक है। जो ओसांक हो वो क्या होना चाहिए? जमा बिंदु से ऊपर हो। तो ये किस में आएगा? तो ओस में आएगा। और हम बताएं तो तुषार, एक तुषार था जिसमें क्या होना चाहिए? तो ओसांक जमाव बिंदु से क्या होना चाहिए था? नीचे होना चाहिए था। दूसरा क्या है? जमाव बिंदु पर हो। ओसांक जो होना चाहिए था क्या था? जमा बिंदु, जो पिछला क्वेश्चन करवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल का निर्माण होता है जिसका कारण क्या है? तो बादल का निर्माण कौन से किसके कारण होता है? तो संघनन के कारण होता है। ऊपर जितना भी वाष्प है अगर ऊपर जाके क्या होता है? संघनन होता है, जिसके कारण क्या होता है? बादल बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन से बादल सबसे ऊंचाई पर बनते हैं? तो सबसे ऊंचा पे कौन? तो पछाव मेघ बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बादल पृथ्वी सबसे नज़दीक बनते हैं? तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा? तो वर्षा वाला जो बादल होता है ना, सो सबसे नज़दीक बनता है और इसी से सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। जो जितना भारी रहेगा वो नीचे रहेगा, जो जितना हल्का रहेगा वो क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। तो घनत्व के आधार पर सबसे ऊपर कौन है? तो पछमाव वाला। और सबसे नीचे कौन है? तो ये वर्षा मेघ। ये ज़्यादा वजन रहता है, इसका घनत्व क्या रहता है? ज़्यादा, वर्षा मेघ वाला का। और पछमाव का घनत्व क्या रहता है? कम, जिसके कारण ये ऊपर चल जाता है और ये नीचे रहता है। ये ऊपर चल जाता है और ये नीचे रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की वर्षा विषुवतीय क्षेत्र तथा उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा वर्षा कराती है? तो संवहनीय वर्षा। उष्णकटिबंधीय से वर्षा होती है, जैसे ये देखिए पृथ्वी है तो यहाँ पे कौन सा? संवहनीय वर्षा होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा पवनाभिमुख ढाल पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा से सबसे ज़्यादा पवनाभिमुख ढाल पर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा क्या होता है? तो वृष्टि छाया में सबसे कम वर्षा होगा। तो ये पहाड़ है, तो इधर से जो जाएगा तो ये कौन सा? पवनाभिमुख डालता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा कराएगा। और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वृष्टि छाया कहलाता है। तो ये क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये विषुवतीय वृत्त में। देखिए ये जैसे मान लीजिए कि ये
पृथ्वी है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगा, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा क्या होगा, कम होते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्षा पूछेगा तो भूमध्य रेखा पर होता है। उसके बाद अगर कम, सबसे कम पूछेंगे तो फिर ध्रुव पर बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वर्षण के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो संघनन नहीं आता है। ठीक है, वर्षण में ओला गिरता है, तुषार पात भी पृथ्वी पर ही गिरता है, वर्षा भी क्या होता है, पृथ्वी गिरता है। तो ये वर्षण के अंतर्गत आएंगे, लेकिन संघनन क्या होता है, जमाव होता है, ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है। चक्रवातीय वर्षा, तो जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे चक्रवातीय वर्षा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो भूमध्य सागरीय वर्षा कहाँ, तो पृथ्वी के, देखिए ये पृथ्वी है, तो ये विषुवत रेखा जी के 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री पर इससे थोड़ा सा ऊपर और इसके थोड़ा सा नीचे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो कितना, तो 10 डिग्री से 20 डिग्री जो उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा से में बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है, और साथ में ये लंबे समय तक नहीं होती है। तो वो कौन सा वर्षा है, तो संवहनीय वर्षा। ये इसमें रोज वर्षा होता है संवहनीय वर्षा से। ठीक है, पर्वतीय वर्षा लंबे समय तक रहता है, लेकिन संवहनीय वर्षा क्या रहता है, कम समय तक रहता है। चक्रवातीय वर्षा भी ज़्यादा समय तक रहता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका ये क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 11 का जितना भी MCQ था वो करा दिए हैं। ये सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कि इसमें जितना सारा MCQ क्वेश्चन बनता है वो सारा हम इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।